नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है वह सुंदर औरत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। कविता आज सब्जी बाजार गई थी सब्जी खरीदने के लिए। वह अभी सब्जी वाले से सब्जी खरीद ही रही थी कि तभी उसने देखा कि उसके पति एक सुंदर सी औरत को अपने बाइक पर बैठाकर कहीं ले जा रहे हैं। वह औरत उनसे चिपक कर बैठी थी। पति के साथ पराई औरत को देखकर कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ पांव फूल गए। वह सब्जी खरीदना भूलकर अपने पति को ही देखती रह गई। वह उन्हें तब तक देखती रही जब तक कि बाइक आंखों से ओझल न हो गई। फिर वह जल्दी में ऑटो करके घर के लिए निकल पड़ी। जब वह घर पहुंची तो शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन उसके पति अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। वह सोचने लगी जरूर उस कलमुही के साथ गुलछड़े उड़ा रहे होंगे। इस उम्र में यह कैसा गुल खिला रहे हैं वह। बच्चे बड़े हो गए हैं फिर भी उन्हें शर्म नहीं आ रही है। बुढ़ापे में उन्हें इश्क का खुमार चढ़ा है। पहले तो वह 5 बजे तक घर आ जाया करते थे, परंतु आज 6 बज गए फिर भी उनका कहीं अता पता नहीं है। यह सोचकर वह बालकनी में टहलने लगी। उसका मन आज बहुत बेचैन था। तभी उसकी बेटी वहां आई और अपनी मम्मी से पूछा, क्या बात है मम्मी, आज आप इस तरह बेचैन क्यों हैं? उसके साथ उसकी कॉलेज की सहेली भी थी। कविता ने कहा, कुछ नहीं, जरा सी घबराहट हो रही थी, इस कारण यहाँ बालकनी में टहल रही हूँ। तब उसकी बेटी ने थोड़ा हंसते हुए कहा, हाँ मम्मी, सुबह शाम आप यहाँ टहला करिए और एक्सरसाइज भी किया करिए, कितनी मोटी हो गई हैं आप। इतना कहकर उसकी बेटी अपने कमरे में चली गई। मोटी शब्द वैसे तो बच्चे बहुत बार कविता के लिए इस्तेमाल कर लेते थे, मगर आज यह शब्द भी कविता को बहुत बुरा लग रहा था। वह अंदर कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने महसूस किया कि सचमुच वह 38 साल की उम्र में 50 साल की लग रही है। वह कमर और पेट की चर्बी को दबा दबा कर देखने लगी। फूले हुए गालों में भागती हुई उम्र को तलाश करने लगी। वह सोचने लगी कितनी छरहरी काया थी उसकी जवानी में, मगर घर गृहस्थी और बच्चों को संभालते संभालते उसका सारा सुंदरता कहीं खो गया। इसलिए अब उसके पति का मन शायद उससे भर गया है। तभी तो वह उस सुंदर औरत को लेकर घूम रहे थे। उसके पति तो आज भी 45 की उम्र में भी कितना जवान दिखते हैं। इसलिए तो उसने मेरे भोले भाले पति को फांस लिया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसी घबराहट में उसकी बीपी बढ़ने लगी तो उसने जल्दी से टैबलेट ले ली और अचानक ही कुछ कठोर निर्णय ले लिया और फिर उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव नजर आने लगे। उसके पति लगभग 9 बजे तक घर पहुंचे। कविता ने उसे आभास नहीं होने दिया कि वह गुस्से में है। फिर अगले दिन से तो घर के सभी मेंबर आश्चर्य में पागल हो गए। कविता ने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। वह सुबह 4 बजे से उठकर कपाल भारती, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और वो सभी योगासन एक्सरसाइज जो रात भर वह नेट पर खोजी थी, सभी को बारी बारी से कर रही थी। घंटे भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद वह परंपरा अनुसार जाकर अपने कमरे में पसर गई। बेकार हुए शरीर को इतना ज़्यादा एक साथ काम कर लेने के कारण शाम तक उसका पूरा शरीर फूल गया था और उसे बहुत तेज बुखार भी हो गया था। डॉक्टर ने उसे अस्पताल में एडमिट करने की सलाह दी। अब सभी घर वाले उसे डांटने लगे कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें एक साथ इतना सब करने की। बेचारी कविता अब कहे भी तो क्या कहे, कैसे कहे कि इस घर में उसकी सौतन आने वाली है। उसी से इस घर को बचाने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है ताकि उसका पति परमेश्वर किसी और की तरफ ना ताके। उसके पति भी ऑफिस से छुट्टी लेकर हॉस्पिटल आ गए।
उसने उसे जरा भी नहीं डांटा। सब घर वाले चले गए, बस उसके पति ही उसके पास बैठे रहे। अपनी पत्नी को अकेले देखकर पति ने सवाल पूछा, क्या बात है? कल रात से ही मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान दिख रही हो। कविता ने पति के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसका शरीर अभी भी तवे की तरह तप रहा था। उसके पति ने उससे बहस करना जरूरी नहीं समझा। वह ठंडी पट्टी बार बार उसके माथे पर रखते रहे। यह सिलसिला रात भर चला। कविता के पति एक पल भी नहीं सोए। कविता दर्द और बुखार में रात भर तपती रही। डॉक्टर ने कहा कि इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर यही हालत रही तो इनके फेफड़ों और हार्ट को भी खतरा हो सकता है। तभी अचानक सुबह सुबह वह सुंदर औरत भी कविता से मिलने आई। कविता ने उसे देखकर अपना मुंह फेर लिया। उसके पति ने कविता से उस औरत का परिचय कराया। वह बोले, इधर देखो कविता, यह अंशु दीदी हैं। मैं कई बार तुम्हारे सामने इनका जिक्र कर चुका हूँ। कल ही इनका ट्रांसफ़र मेरे ऑफिस में हुआ है। कविता अपने पति की बात सुनकर शर्म के मारे पानी पानी हो गई और सोचने लगी, ओहो कितनी पागल और मूर्ख हूँ मैं, जो अपने देवता समान पति पर शक किया मैंने। उसने नज़र झुकाए हुए ही अंशु दीदी को नमस्कार किया। फिर अचानक जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, अगले 10 मिनट में ही उसका बीपी नॉर्मल हो गया और बुखार भी उतर गया, क्योंकि उसके रोग की दवाई जो मिल गई थी। बस दर्द बचा था तो वह भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। शाम तक कविता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह घर आकर बार बार तुलसी माता के पौधे और देवी देवताओं से माफ़ी मांगने लगी। कविता रात को अपने पति से बोली, मुझे माफ़ कर दो जी। उसके पति बोले, किस बात की माफ़ी मांग रही हो तुम मुझसे? तब कविता ने अपने पति को सब कुछ सच सच बता दिया। वह बोली, मती मारी गई थी मेरी, जो मैंने आप पर शक किया। उसके पति ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे पगली, मैंने कभी भी तुझे मोटापे के लिए ताना मारा क्या? तू तो आज भी मेरी तितली है। वह शर्मा कर बोली, जानती हूँ जी, आप कल रात एक पल भी नहीं सोए, पूरी रात मुझे संभालते रहे। उसके पति थोड़ा प्यार भरा गुस्सा दिखाते हुए बोले, तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? इस बुढ़ापे में मुझे कौन संभालता? देखो कविता, इस घर की सारी खुशियाँ तुम्हारे मुस्कुराहट में छुपी हुई है। तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तुम इस घर की अन्नपूर्णा हो, तुम इस घर की जान हो। तुम खुश हो तो हर चेहरे पर मुस्कान है। पति की बात सुनकर कविता रो पड़ी और बोली, इतना प्यार भी मत किया करो जी, मुझे डर लगता है कि कहीं कोई तुम्हें मुझसे छीन न ले। यह कहते हुए दोनों पति पत्नी मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोस्तों, बिना आधार के, बिना प्रमाण के कभी किसी के ऊपर शक ना करें, क्योंकि एक बार शक का कीड़ा दिमाग में ढुक जाता है तो फिर उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है। वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है और इसका कोई इलाज नहीं होता है। शक के कारण गहरा से गहरा रिश्ता भी टूट जाता है। खास करके पति पत्नी शक के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।